एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। भारत हर साल दुनिया भर के देशों के साथ 50 से भी ज्यादा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। अब ये कोई रूटीन ट्रेनिंग नहीं है। असल में ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा और बहुत सोचा समझा हिस्सा है। तो आज हम इसी जाल को परत दर परत खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि इन अभ्यासों के पीछे की असली रणनीति आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो देशों के बीच दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। ये सिर्फ हाथ मिलाने या किसी समझौते पर साइन करने तक तो सीमित नहीं है ना। असली दोस्ती तब दिखती है जब दो देश एक दूसरे पर इतना भरोसा करें कि वो अपनी सेनाओं को एक साथ ट्रेनिंग करने की इजाज़त दें, जब वो मिलकर काम करने के लिए तैयार हों, चाहे समुद्री डाकुओं से लड़ना हो या किसी आपदा में मदद करनी हो। मतलब साफ है, दोस्ती का मतलब है एक्शन। और इसी एक्शन का सबसे बड़ा सबूत है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। आप इसे देशों की सेनाओं के लिए एक तरह की एडवांस टीम प्रैक्टिस समझ सकते हैं। इसमें जमीन, समंदर और हवा तीनों मोर्चों पर अभ्यास होता है और मकसद सिर्फ एक दूसरे के हथियार समझना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सोचने का तरीका, उनका कमांड स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल स्टाइल समझना है, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो दोनों सेनाएं एक टीम की तरह काम कर सकें। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी देश की सुरक्षा हमेशा उसके पड़ोस से ही शुरू होती है। इसीलिए भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की जो नीति है वो सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही सीमित नहीं है, ये सुरक्षा सहयोग में भी साफ साफ दिखती है। जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए। नेपाल के साथ सूर्य किरण अभ्यास को ही ले लीजिए। ये खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर फोकस करता है, जो कि दोनों देशों के लिए एक साझा चुनौती है। वहीं मालदीव के साथ एक्यूवेरिन और बांग्लादेश के साथ कॉर्पेट और बोंगो सागर जैसे नौसैनिक अभ्यास, ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा पक्की करते हैं। चाहे वो तस्करी रोकना हो या मानवीय सहायता पहुंचाना हो, ये अभ्यास इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने में भी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अब पड़ोस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस विशाल समुद्री क्षेत्र की बात करते हैं जो आज दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन चुका है, यानी इंडो पैसिफिक। सोचिए, दुनिया का 60% से ज्यादा समुद्री व्यापार यहीं से गुजरता है और यहीं पर बड़ी शक्तियों के बीच कंपटीशन भी सबसे ज्यादा है। भारत के लिए इन समुद्री रास्तों को खुला और सुरक्षित रखना उसकी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए बेहद जरूरी है। 32 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये संख्या भारत की एक ऐसी पार्टनरशिप की कहानी बताती है जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये किस देश के साथ है? ये है सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास। पिछले 32 सालों से बिना रुके ये अभ्यास चल रहा है। सिंगापुर मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर है, जो दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। इस अभ्यास के जरिए भारत और सिंगापुर मिलकर इस बेहद जरूरी समुद्री रास्ते की सुरक्षा पक्की करते हैं। ये एक बहुत ही गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब इस नंबर को देखिए, 23। ये एक और लंबी और मजबूत होती दोस्ती का प्रतीक है। इस बार एक ऐसे देश के साथ जो है तो यूरोप में, लेकिन जिसके हित हिंद महासागर में भारत से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, यह है फ्रांस के साथ वरुण नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण। देखिए, फ्रांस का रियूनियन आइलैंड हिंद महासागर में ही है और दोनों देश मिलकर इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद, पायरेसी और अवैध गतिविधियों से लड़ने के लिए कमिटेड हैं। यह अभ्यास दिखाता है कि भारत की पहुंच और साझेदारी अब सिर्फ पड़ोस तक ही सीमित नहीं है। अब यहां एक दिलचस्प बात यह है कि भारत की रणनीति में दोनों तरह के अभ्यासों के लिए जगह है। एक तरफ धर्म गार्जियन जैसा द्विपक्षीय यानी बायलैटरल अभ्यास है, जो जापान के साथ थल सेना के गहरे तालमेल को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ ला पेरोज जैसा विशाल बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल नौसैनिक अभ्यास है। देखिए, द्विपक्षीय अभ्यास से दो देशों में गहरा भरोसा बनता है, जबकि बहुपक्षीय अभ्यास एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज देता है। ला पेरोज के पार्टनर्स को देखिए जरा, दुनिया की 5 बड़ी नौसेनाएं एक साथ। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र को आजाद, खुला और नियम आधारित बनाए रखने का एक सामूहिक संकल्प है। क्वाड के सदस्यों के साथ फ्रांस का इसमें शामिल होना इस साझेदारी को और भी मजबूत बनाता है और ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन भारत की नजर सिर्फ समंदर पर नहीं है, जमीन पर यूरेशिया के विशाल भूभाग में भी नई रणनीतिक बिसात बिछ रही है।
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स के बीच भारत के लिए मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करना बहुत जरूरी हो गया है। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, किर्गिस्तान के साथ खंजर और उज़्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक जैसे अभ्यास इसी रणनीति का हिस्सा हैं। इन देशों के साथ भारत ऊर्जा सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर सहयोग कर रहा है और साथ ही इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहा है। और जब यूरेशिया की बात हो तो भारत के सबसे पुराने स्ट्रैटेजिक पार्टनर रूस को कैसे भूल सकते हैं। इंद्र अभ्यास इस ऐतिहासिक रिश्ते का प्रतीक है। भले ही आज की दुनिया बदल रही हो और भारत पश्चिम के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहा हो, लेकिन रूस के साथ ये साझेदारी आज भी अपनी जगह कायम है। ये भारत की संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने पड़ोस, इंडो पैसिफिक और यूरेशिया में भारत के अभ्यासों को देखा। अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये सब सिर्फ चीन को रोकने के लिए एक डिफेंसिव जाल है, या फिर ये एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के आत्मविश्वास का प्रदर्शन है? इसका असली मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति बनकर नहीं रहना चाहता। वो अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को समझता है। इन अभ्यासों के जरिए वो न सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि सिम्बेक्स और वरुण जैसे अभ्यासों से ग्लोबल ट्रेड रूट्स को भी सुरक्षित रखने में मदद कर रहा है। वो लापेरोस जैसे अभ्यासों से एक नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन कर रहा है और डस्लिक जैसे अभ्यासों से आतंकवाद जैसे साझा खतरों से लड़ रहा है। और शायद यही इस पूरी रणनीति का सार है। इन अभ्यासों का मकसद युद्ध जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक माहौल बनाना है जहां युद्ध की नौबत ही ना आए। ये आक्रामकता नहीं, बल्कि निवारण यानी डिटरेंस की नीति है। ये दोस्त बनाकर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। लेकिन जैसे जैसे भारत का ये रणनीतिक जाल बड़ा और मजबूत हो रहा है, एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या भारत बड़ी शक्तियों की आपसी खींचतान में उलझे बिना अपना स्वतंत्र रास्ता बना पाएगा? हो सकता है कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करती हो। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।